हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। एडम स्मिथ वो आदमी हैं हु गाइड्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ कैपिटलिज्म। अगर मार्केट्स को फ्री छोड़ दिया जाए तो विल दे डू गुड और विल दे बिकम इविल, इस डिबेट को स्टार्ट करने वाले सबसे पहले आदमी एडम स्मिथ हैं। ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कैपिटलिज्म। आज की इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब इन्हीं के पास है। हाउ टू मेक अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मोर ह्यूमेन एंड मीनिंगफुल। एडम स्मिथ इज रेवरेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन उनके साथ एक दुखद बात यह है कि ही इज एडमायर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बट ही इज हार्डली रेड। What he meant in his voluminous analysis or the terms that he uses there. आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। The understood and also the misunderstood. वो किरकाल्डी स्कॉटलैंड में 1723 में पैदा हुए। उनके पिता उनके पैदा होने से पहले ही चल बसे। 15 साल की उम्र में उन्हें ग्लासगो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया in the field of moral philosophy. Later he moved to Oxford. He was appointed as the professor of moral philosophy at the University of Glasgow. 1763 में उन्होंने ये जॉब छोड़ दी और ड्यूक ऑफ बुलेज की प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ये दोनों स्टूडेंट और टीचर ट्रैवल्ड अराउंड यूरोप, met intellectuals and saw the ways of the world. रिटर्न के बाद स्मिथ 10 साल तक मोस्ट ऑफ द टाइम लिखते रहे and what came out was The Wealth of Nations, the most influential economic book of all times. ये किताब एग्जामिन करती है कि कैसे नेशंस वेल्दी बने। याद रहे कि स्मिथ जब ये किताब लिख रहे थे, ये टाइम किंग्स का था, ये टाइम एरिस्टोक्रेसी का था और स्मिथ बात कर रहे थे इंडिविजुअल लिबर्टी की। लेकिन इस आइडिया को डिस्गाइज करने के लिए उन्होंने किताब का टॉपिक रखा वेल्थ ऑफ नेशंस। टॉपिक से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नेशंस की प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ ऑफ द नेशंस की वो बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल बेसिक आइडिया इस किताब में ये है कि इंडिविजुअल्स को अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परसू करने के लिए फ्री हैंड दिया जाए इन अ फ्री मार्केट विदाउट गवर्नमेंट रेगुलेशंस, नेशंस विल डेफिनेटली प्रॉस्पर। 18th सेंचुरी में इकोनॉमिक्स या कैपिटलिज्म ये वर्ड्स इन्वेंट नहीं हुए थे। इकोनॉमिक्स वॉज नॉट लुक्ड अपॉन एज अ सेपरेट ब्रांच बट as a subset of political philosophy. एडम स्मिथ की ये वॉल्यूमिनस वर्क पब्लिश हुई। इकोनॉमिक्स स्टार्टेड हैविंग अ सेपरेट स्पेस। अपनी इस किताब में वो कई कोर फंडास देते हैं और उन सब फंडों में से सबसे इंपॉर्टेंट कोर फंडा है इज द फंडा ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब वो यूरोप घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो नेशंस जहाँ पर वर्क फोर्स स्पेशलाइजेशन है वो प्रॉस्परस हैं। इसीलिए वो अपनी किताब की शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट ऑफ लेबर से। उनका मानना था कि नेशंस बिकेम वेल्दी डिपेंडिंग ऑन स्किल, डेक्सटरिटी एंड जजमेंट विथ विच द लेबर इज जनरली अप्लाइड। वर्कफोर्स में जितना स्पेशलाइजेशन रहेगा इट विल हेल्प इन द प्रॉस्पेरिटी। स्कॉटिश हाईलैंडर्स को उन्होंने देखा कि वो अपने खुद के लिए बुचर भी थे, बार्बर भी थे, बेकर भी थे और ब्रूअर भी थे। सब कुछ वो खुद करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट एडवांस कम्युनिटीज में हर आदमी एक मर्चेंट है। एक शू मेकर शू बनाता है। 6 pairs of shoes are sufficient for him and his family for a complete year. लेकिन वो 100 शूज बनाता है। वो एक्स्ट्रा को सेल करेगा and from the money he will buy what he needs for himself and his family. जितनी बड़ी सिटी उतना स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स and hence उतना ज़्यादा ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। Big cities are wealthy precisely because of their increased division of mental and physical labor. आज के वर्कफोर्स में बहुत स्पेशलाइजेशन हमको देखने मिलता है, लाइक लॉजिस्टिक सप्लाई मैनेजर, पैकेजिंग कोऑर्डिनेटर, कम्युनिकेशंस एंड लर्निंग ऑफिसर। इस तरह के नए नए नाम और नई नई पोस्ट हमको देखने को मिलती हैं। आज भी न्यू स्टार्टअप्स इन दिस ग्रोथ इकोनॉमी में इन्हीं चीज़ों पर जोर दिया जाता है। In one of my favorite books, The E-Myth Revisited by Michael Gerber, अपनी इस किताब में गर्बर ने इसी आइडिया ऑफ स्पेशलाइजेशन को पेश किया है। वो कहते हैं कि मिलियंस ऑफ न्यू बिजनेसेस हर साल स्टार्ट होते हैं, लेकिन 40% ऑफ देम फेल इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ और 80% ऑफ देम फेल इन द नेक्स्ट 5 years। वो कहते हैं कि बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए सिर्फ वर्क हार्ड काफ़ी नहीं है,
He suggests to understand the specialized roles या 3 roles और mindset जो वो देते हैं, the entrepreneurial role, the managerial role and the technician role. हम सब काम खुद करके small business and startups को खो देते हैं. This proved Smith's economic logic even today. दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एडम स्मिथ देते हैं इस सोसाइटी और इकोनॉमी इज रनिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. स्मिथ का दौर इमर्जिंग इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का दौर था. ऐसा माना जाता है कि उनकी किताब से परसेप्शन ऑफ ग्रीड एंड सेल्फ इंटरेस्ट या जिसको आज आप कहेंगे कंज्यूमर कैपिटलिज्म निकलता है. लेकिन उनके दूसरे वर्क्स के साथ इसको देखें तो स्मिथ का पूरा इकोनॉमिक वर्ल्ड व्यू सामने आता है, जैसे हिज वर्क ऑन थियरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, जिसमें वो कहते हैं कि सोसाइटीज आर बाउंड बाय मॉरल फोर्सेस सच एज कॉन्शियंस एंड सिंपैथी फॉर अदर along with self-interest. Some of the philosophers like Jean Rousseau wish to ban luxury. वो लग्जरी और इस कंज्यूमरिज्म के सख्त खिलाफ थे. शार्पली डिफर करते हुए स्मिथ ने बताया कि कंज्यूमर कैपिटलिज्म सरप्लस वेल्थ को जनरेट करता है with which you can look after the weakest members of the society. स्मिथ के नज़दीक humans had many higher needs that lie outside the capitalist enterprise, like the need for education, of self-understanding, the need for beautiful cities and rewarding social lives. उनका मानना था कि if money is allowed to generate freely, it will add to not just material needs but true fulfillment. अब सवाल ये है कि जब लोग रिच हो जाएं तो why and how they will contribute to the greater good and not be selfish consumers. इसका आंसर एक टिपिकल कैपिटलिस्ट सिस्टम या इवन सोशलिज्म में जो दिया जाता है दैट इज रेज द टैक्सेस. बट स्मिथ इससे डिसएग्री करते हैं एंड इस क्वेश्चन के हार्ट ऑफ द इशू में जाकर जवाब देते हैं. आप उनके जवाब से एग्री करें या डिसएग्री करें, but you can understand the depth with which he has analyzed the situation. He says the rich don't care much about money. They are not interested. Instead, it's about the honor and respect. Rich keep on accumulating money not just because they are greedy, but to fulfill an important need, to be liked and approved of. अब आज ही की एग्जाम्पल हम इलॉन मस्क की ले लें. इलॉन मस्क जो कि बहुत कामयाब सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है एंड वर्ल्ड के लीडिंग मिलियनियर्स में से हैं. अब उनको क्या जरूरत पड़ी कि ट्विटर को खरीदें? इसको समझने के लिए नार्सिसिस्टिक माइंडसेट को समझना जरूरी है. बट व्हाट वी सी टुडे इज द ग्रोथ ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम कॉल्ड एज क्रूनी कैपिटलिज्म. आज हम ये देख चुके हैं कि कॉरपोरेशंस को कैसे अगर हम फ्री छोड़ दें तो कॉरपोरेट फिलैंथ्रोफी के नाम पर जो दुनिया भर में लूट मचाई जा रही है, जो दुनिया भर में खेल खेला जा रहा है, वो हमारे सामने है. टैक्स हेवंस के नाम पर, टैक्स कटिंग के नाम पर ये तमाम चीज़ें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि ताकि मोर एंड मोर ऑफ कैश एंड मोर ऑफ वेल्थ को अक्यूमुलेट किया जाए. और इसी डिस्ट्रक्टिव सिस्टम ऑफ क्रूनी कैपिटलिज्म वेयर इट इज ट्राइंग टू जनरेट कैपिटल फ्रॉम एवरी वेंचर एंड एवरी ह्यूमन इमोशन, बी इट सोशल, एजुकेशन और इवन रिलीजियस और स्पिरिचुअल. देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसके बारे में स्मिथ ने क्लियरली वार्न किया था कि नेशंस वो नहीं करेंगे. Number 1 is looting, number 2 is wars and number 3 is luxuries. अब आप देखें, he is warning even against the luxuries. वो स्पेन का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि it was the sacred thirst for gold that brought the Spaniards to the New World. Yet its end result was hardly beneficial in the long term to the prosperity of Spain. वो कहते हैं कि a country is much better off slowly developing its own resources. वो अपने ट्रेड को यूज करे एंड अपना सरप्लस सेल करे. सरफेस से ऐसा लगता है शायद स्मिथ इज प्रमोटिंग ग्रीड एंड मोनोपोलीज ऑफ कॉरपोरेशंस. बस ऐसा नहीं है. और कॉरपोरेशंस भी एडम स्मिथ के नाम पर, कैपिटलिज्म के नाम पर इस तरह के आइडियाज एडम स्मिथ से रिलेट करके प्रमोट करती हैं. But actually the situation is completely different. He was skeptical about the monopoly of trading companies, especially companies in his time like the East India Company. Wealth of Nations के बारे में एक important fact जो हमको याद रखना चाहिए वो ये है, ये तब पब्लिश हुई जब अमेरिका खुद ब्रिटिश कॉलोनी था. Smith advocates Britain withdrawing itself from America and other colonies. Imperialism के बारे में Smith was very sensitive and sympathetic towards the colonized, hoping that the balance
will be reversed in the future, such that colonized people will grow in power and wealth. हर आदमी जो कॉलेज गया है, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, he has learned the first paragraph of the wealth of nation, जहां वो डिविजन ऑफ लेबर की बात करते हैं। हमने भी अपने इस वीडियो की शुरुआत वहीं से की थी, स्पेशलाइजेशन के टॉपिक से, डिवीजन ऑफ लेबर के टॉपिक से, और इसी से रिलेटेड बात जो की जाती है दैट इज ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी एंड सो ऑन। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उनकी किताब के आगे के हिस्से में जाते हैं और आगे के पेजेस में जाके पढ़ते हैं। जनरली 400, 500 या उसी के आसपास कहीं आप कुछ पेजेस ले लें, जहां आप जाएंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में वो कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर इज मॉन्स्ट्रस, क्योंकि ये लोगों को मशीन्स या क्रीचर्स में बदल देता है। एज स्टूपिड एंड एज इग्नोरेंट अ पर्सन कैन पॉसिबली बी, वो इस तरह से इंसान को बना देता है जहां वो बस एक मशीन भर बन के रह जाते हैं। ऐसा होना इज अ टेरिबल अटैक ऑन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, और ऐसे मसले या इशू में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए टू प्रिवेंट द डिवीजन ऑफ लेबर। अब देखिए, एडम स्मिथ ने बात जहाँ शुरू की थी वो डिवीजन ऑफ लेबर से थी, लेकिन द डिस्ट्रक्टिव पावर को भी वो जानते थे, और वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द रेगुलेशन और टू प्रिवेंट द डिवीजन ऑफ लेबर इन अ हार्मफुल कॉन्टेक्स्ट। आज के अगर हम सिनारियोज को देखें जहां मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बहुत बड़ी हो गई हैं, इतनी बड़ी हो गई हैं और इतना मास स्केल पर इनका प्रोडक्शन है, आज 3, 4, 5 कॉन्टिनेंट्स में एक कॉरपोरेशन के यूनिट्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग होता है, R&D यूनिट अलग होता है, उसका हेडक्वार्टर्स अलग होता है, एंड बाय द टाइम एनीथिंग इज प्रोड्यूस्ड एंड कम्स आउट, यू कैन सी दैट द लेबर इज एक्सप्लॉइटेड थ्रू आउट, टैक्सेस आर इवेडेड, laws are being manipulated to earn more and more profit, and definitely this is not something which is healthy for the society and for the wealth of nations. होप कि आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो, होप कि आपको ये एजुकेटिव लगा हो। If so, do share it with your family and friends. Do subscribe to our channel and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.